भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नमस्कार दोस्तों, इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने के मौके पर एक चौंकाने वाली जानकारी आप तक हम लेकर आए हैं। 25 जून 1975 की रात को जिस इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने लगाया था और जो इमरजेंसी पूरे 19 महीने तक यानी करीब 635 दिनों तक चली, क्या वो इमरजेंसी सिर्फ 50 दिनों में ही खत्म होने वाली थी? 15 अगस्त 1975 को जब प्रधानमंत्री की हैसियत से इंदिरा गांधी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने वाली थी, क्या उसी वक्त वो इमरजेंसी को खत्म करने का भी ऐलान करने वाली थी? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी खत्म कर सकती थी, सारे विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर सकती थी और ऐसा होना ही था? तो फिर ये कौन सी आफत आ गई कि 15 अगस्त को इमरजेंसी हटाने के लिए विचार करने वाली इंदिरा गांधी अपने इरादे से पीछे हट गई? इन सवालों के जवाब 25 जून 1975 की आधी रात के बाद, बल्कि कहना चाहिए कि अल सुबह लगी इमरजेंसी के साये में आपको मिलेंगे। बल्कि उससे भी 1 साल 20 दिन पहले 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग सम्मान से जेपी बुलाते थे, उनकी एक रैली हुई थी। वो रैली छात्रों के आक्रोश का प्रदर्शन था, जो बिहार में कांग्रेस की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का समाधान चाहते थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश अपनी किताब इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट में लिखा है कि वहाँ जेपी ने अपने मित्र, प्रशंसक और समर्थक महान कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र की 8 पंक्तियां पढ़ी। उन 8 पंक्तियों की गूंज दिल्ली दरबार ने भी सुनी। 72 साल की बूढ़ी आवाज़ में जेपी ने वो कविता पढ़ी कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर भी उठते, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यही बात जेपी ने 25 जून 1975 को कुछ ज़्यादा तीखे तेवर, कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास और कुछ ज़्यादा विक्षोभ के साथ नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कही। 25 जून की उस भीषण गर्मी की चिपचिपाती शाम दिल्ली के रामलीला मैदान का नज़ारा भारत के मजबूत लोकतंत्र की गवाही दे रहा था। जेपी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की उनकी इच्छा शक्ति उस दिन अद्भुत थी। उनके साथ विपक्ष के तमाम दिग्गज भी वहां हाजिर थे, जिनमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। जेपी ने वहां सेना और पुलिस से भी ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार अवैध है, इसलिए सेना और पुलिस भी इस सरकार के हुक्म को ना माने। दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसको जेपी ने एक बार फिर दोहराया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि अब की बार वो इंदिरा गांधी की सत्ता से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अपने जज्बात को अभिव्यक्त करने के लिए जेपी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता उस सभा में पढ़ी कि तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया सलाहकार रहे कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब रात के 9 बजे के करीब जेपी भाषण देकर अपनी कुर्सी पर बैठे तो एक बड़े विपक्षी नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने कहा कि जेपी, अब इंदिरा गांधी आपको भाषण नहीं देने देंगी, वो आपको जेल में डाल देंगी। इस पर जेपी और मोरारजी देसाई दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी, कुछ भी हो वो जवाहरलाल की बेटी हैं। तब बीजू ने जवाब दिया कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल की बेटी थीं, अब वो संजय गांधी की मां हैं। बीजू पटनायक का वो कथन इस घटना के 6 घंटे बाद ही सही साबित हुआ, जब रात को 3 बजे
जेपी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब गांधी शांति प्रतिष्ठान में वो सो रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं, 3:30 बजे भोर में हमारे पास अचानक फोन आया कि जेपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गांधी शांति प्रतिष्ठान पहुंच गई है। हम टैक्सी लेकर गांधी शांति प्रतिष्ठान पहुंचे। वहां हम पहुंचे तब तक पुलिस जेपी को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चली गई थी। पीछे पीछे हम भी पहुंचे। वहां के एसपी ने मुझसे कहा कि जेपी के लिए गाड़ी आ गई है। मेरी हिम्मत नहीं होती है ये कहने के लिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। आप उनसे कहिए, और हाँ, आपको दूसरी जगह जाना है। तब जेपी से मैंने कहा, आप तो जाइए, आपकी गाड़ी आ गई है, मुझे दूसरी जगह जाना है। उन्होंने कहा, आप भी गिरफ्तार हैं? मैंने कहा, हाँ। तब उन्होंने थाने से बाहर निकलते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन विनाश वाली इस बुद्धि के लिए उस रात बहुत माथापच्ची हुई। उधर रामलीला मैदान में जेपी की रैली चल रही थी। तभी देश पर इमरजेंसी थोपने और लोकतंत्र को सस्पेंड करने की तैयारी शुरू हो गई। वरिष्ठ पत्रकार कुमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं कि 25 जून की शाम को इंदिरा गांधी के निजी सलाहकार आर.के. धवन के कमरे में हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के एसपी के.एस. बाजवा, इन लोगों की बैठक चल रही थी। उसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद ने शाम 7:30 बजे मुख्य सचिव जे.के. कोहली, आईजी भवानीमल, डीआईजी भिंडर के साथ एक बैठक बुला ली। उसके 1 घंटे बाद ही मुख्य सचिव ने तिहाड़ जेल में जाकर जेल सुपरिंटेंडेंट को बता दिया कि 200 नागा कैदियों के लिए आप सुबह सवेरे तक इंतजाम कर लीजिएगा। इधर बड़बोले बंसीलाल ने इंदिरा गांधी से कहा कि बहन जी, आप उन सबको मुझे सौंप दीजिए और मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। ये साफ था कि तब तक इंदिरा गांधी वही करने लगी थीं जो संजय गांधी चाहते थे। फिर भी वो संजय गांधी या बंसीलाल की तरह कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने अपने मित्र और कानूनी सलाहकार सिद्धार्थ शंकर रे से कहा कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि वो इमरजेंसी लगाएंगी, और उनके इस खेल में हिस्सेदार वही लोग थे जो उनके या संजय गांधी के हर हुक्म को संविधान के ऊपर भी तरजीह देने के लिए तैयार रहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि तब गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था, और राज्य मंत्री होकर भी ओम मेहता इतने ताकतवर थे कि तब मजाक चलने लगा था कि भारत में होम मिनिस्ट्री नहीं, ओम मिनिस्ट्री काम करती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट से भी राय मशविरा नहीं किया। राय मशविरा तो दूर, उन्हें बताया तक नहीं। दरअसल इंदिरा गांधी जितना विपक्षी नेताओं से सशंकित रहती थी, उतनी ही शंका उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं पर भी थी। तब के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी को भारत का पर्यायवाची बताते हुए नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन उसी बरुआ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने पर संजय गांधी को सुझाव दिया कि जब तक इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, तब तक वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए पार्टी अध्यक्ष का पद भी वो छोड़ देंगे। बरुआ का ये प्रस्ताव संजय गांधी को कतई रास नहीं आया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को खारिज कर दिया। तब प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी सरकार में कई मंत्री दावेदारी दिखाने लगे। उनमें सबसे आगे जगजीवन राम थे। कुमी कपूर लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को आईबी से ये जानकारी मिल गई थी कि करीब 80 दलित सांसदों के बल पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उमा वासुदेव ने इंदिरा गांधी की जीवनी 2 फेसेस ऑफ इंदिरा गांधी में लिखा है कि जगजीवन राम को यह एहसास जब हो गया कि पार्टी पर इंदिरा गांधी का पूरा कंट्रोल है और वो उन्हें मात नहीं दे पाएंगे, तो जगजीवन राम चुप बैठ गए। दूसरे नेता स्वर्ण सिंह थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने एक बार सोच लिया था कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बना देंगी।
जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो खुद को बरी नहीं पाती हैं। अपने जमाने के मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने अपनी किताब इंदिरा गांधी ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है कि 12 जून 1975 को एक समय ऐसा आया जब इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। वो अपनी जगह स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही थी, लेकिन जगजीवन राम की दावेदारी और संजय गांधी के इस बात पर अड़ जाने से कि इंदिरा गांधी किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगी, इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने अपने विचार बदल दिए थे। कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता वाई.बी. चौहान थे, जिनकी एक तिरछी नज़र हमेशा दिल्ली के तख्त पर लगी हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा होने वाली ताकत उनमें भी नहीं थी। अपनी पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और कमजोरियों को इंदिरा गांधी बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए आधी रात को इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजा गया और उन्होंने बिना सुख बुगाए उस पर दस्तखत भी कर दिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। 26 जून 1975 की सुबह जब उनके मंत्रियों को कैबिनेट बैठक की सूचना मिली तो उनको कोई कारण नहीं पता था। 6 बजे सुबह कैबिनेट बैठक शुरू हुई तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की बात बताई। कैबिनेट बैठक में मरघट का सन्नाटा छा गया। जो नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे उन्होंने चूं तक नहीं किया। सिर्फ रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने पूछा, और वो भी बहुत नरमी के साथ, कि जब देश में पहले से एक्सटर्नल इमरजेंसी है ही तो दूसरी इमरजेंसी की क्या ज़रूरत है। लेकिन इंदिरा गांधी के तेवर को देखकर वो भी चुप रह गए। उनका सवाल उठाना इंदिरा गांधी को रास नहीं आया। कुछ समय बाद ही स्वर्ण सिंह की रक्षा मंत्री के पद से छुट्टी हो गई। अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के 50 दिन बाद ही 15 अगस्त 1975 को इमरजेंसी हटाने वाली थी? इसका जवाब इंदिरा गांधी की सहेली पुपुल जयकर की किताब इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी में मिलता है। दरअसल इमरजेंसी लगाने के बाद जब विपक्षी नेता जेलों में ठूंस दिए गए तो उसके कुछ दिनों बाद देश में फैले सन्नाटे को इंदिरा गांधी ने शांति मान लिया। उनको लगा कि अब देश का राजनीतिक वातावरण उनके पक्ष में आ गया है। उन्हें लगा कि विपक्ष अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। साथ ही अच्छी बारिश के कारण खरीफ की फसल अच्छी होने के आसार दिखने लगे थे। इस बीच आंकड़ों में ही सही अचानक महंगाई और बेरोजगारी भी कम होते दिखने लगे। इंदिरा गांधी को लगने लगा कि वो लाल किले के प्राचीर से इमरजेंसी हटाने का ऐलान करके देश की सहानुभूति भी बटोर लेंगी कि देखो लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी गहरी आस्था है, और ऐसे वातावरण में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने सारा खेल पलट कर रख दिया। पुपुल जयकर अपनी किताब इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में ये घोषणा करने वाली थी, लेकिन 15 अगस्त की सुबह सुबह ही बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसने भारत का राजनीतिक समीकरण और भारत का राजनीतिक इतिहास दोनों को बदल दिया। दरअसल 15 अगस्त 1975 की सुबह सुबह बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के 8 सदस्यों के साथ उनके घर में ही हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के लिए शेख मुजीबुर रहमान की हत्या बेहद हिला देने वाली घटना थी। पुपुल जयकर लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने लाल किले से भाषण देने से पहले उनसे कहा कि पुपुल, मैं किस पर विश्वास करूं? दरअसल इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान के उस इतिहास को कुरेदा होगा जिसकी चर्चा अपनी किताब में ज्ञान प्रकाश ने किया है। इतिहासकार ज्ञान प्रकाश अपनी किताब इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट में लिखा है कि 25 जनवरी 1975 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और उसे वन पार्टी स्टेट घोषित कर दिया, यानी वहाँ भी लोकतंत्र के लिए अब कोई मतलब नहीं रह गया था। संभव है कि इंदिरा गांधी को लगा हो कि उनका इमरजेंसी हटाने का फैसला उनकी कमजोरी का प्रतीक ना मान लिया जाए और फिर यही उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। अपनी ज़िंदगी की परवाह कहें
या सत्ता की अंतहीन ख्वाहिश। 50 साल पहले इंदिरा गांधी पर यह मानसिकता इस कदर हावी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 19 महीने तक सलाखों के पीछे सिसकता रहा। विचित्रमणि राठौर, NDTV, दिल्ली।